नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, जिसका इलेक्शन स्पेशल चल रहा है। सबसे पहले दिन की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जी आपने सही सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूँ, ये भारत के गौरव की बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहां पे, हमारी साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफेल पे डिबेट क्यों नहीं किया, जवाब दे दीजिए। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊंगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा क्यों दिया। मैंने आपको चैलेंज किया कि आप डिबेट करिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस को बता दीजिए कि आपने मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं किया, आप राफेल मामले पे क्यों डरे। नई नवेली भाजपा नेता और भोपाल से लोकसभा की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज भी खबरों में रहीं। बीते दिन उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था, आज देश से माफी मांगी, राष्ट्रपिता के लिए सम्मान जताया। लेकिन तब से अब तक कई और भाजपा नेताओं ने उनके समर्थन में ट्वीट और बयान दे दिए। इसमें खास हैं मोदी सरकार के मंत्री और कर्नाटक के नेता अनंत हेगड़े। बाद में अमित शाह ने दखल दिया, कहा 10 दिनों के भीतर सबसे जवाब मांगा गया है। और आखिरी में नरेंद्र मोदी बोले, साध्वी प्रज्ञा का बयान घृणा करने लायक है, मैं उन्हें कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एनआईए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी हफ्ते में कम से कम एक बार पेश जरूर हों। इसमें जमानत पर बाहर प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। एक और सुर्खी जिसका एक सिरा प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़ा है। भाजपा के मध्य प्रदेश के नेता अनिल सौमित्र, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन होंगे, भारत के तो नहीं हो सकते। भाजपा ने इस पर उनको निलंबित कर दिया, 7 दिन में जवाब मांगा। 7 दिन काफी होते हैं। अनिल सौमित्र को चाहिए कि वो इस छुट्टी में गांधी जी के बारे में, देश की आजादी के आंदोलन के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। सुर्खियों की शुरुआत में मोदी और राहुल का जिक्र आया, इसके अंत में भी ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के खरगोन में रैली को संबोधित कर रहे थे, जनता का हवाला दिया और 300 पार का नारा दोहरा दिया। नए भारत के इन्हीं निर्माताओं के उत्साह का परिणाम है कि आज देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा देश कह रहा है अब की बार और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं, अब की बार 300 पार। उधर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के सोलन में बोल रहे थे। मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान अपने मंत्रियों को कमरे में बंद कर दिया था। रडार वाले रिमार्क पर भी मोदी को घेरा। बालाकोट पर अटैक हो रहा था, वायुसेना के लोग आए, मुझे कहते हैं मौसम खराब है, इसको डिले करना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कितनी समझ है। एयरफोर्स के लोगों को कहा घबराओ मत, बादलों से हमें फायदा मिलेगा, रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा। और फिर कहते हैं
कि मैंने ये वायुसेना के लोगों को समझाया। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खास कभी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर रहे और कुछ दिन पहले तक एडीजी सीआईडी रहे राजीव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उनकी गिरफ्तारी पर जो अंतरिम रोक लगी थी उसे हटा लिया गया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ये अब तक की सुर्खियां थी। अब वक्त है ललन टॉप की चुनावी रपटें देखने का। पर पहले ये तो जान लें कि देश के नक्शे पर ललन टॉप की 6 टीमें, 6 जियाले कहां कहां पहुंच गए हैं। टीम हीरा है इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। टीम मोती है चंडीगढ़ में। टीम गंगा और जमुना दोनों का संगम बनारस में हो गया है। टीम तूफान है बिहार के बक्सर में और टीम सुल्तान है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। बिहार की आरा लोकसभा सीट जहां पर सीपीआई एमएल महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही है, राजू यादव कैंडिडेट हैं और भाजपा की तरफ से हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट और मोदी सरकार में मंत्री आरके सिंह। यहां पर एक तरफ कहा जा रहा था कि आरके ने बहुत काम करवाया, दूसरी तरफ बार बार जाति की दुहाई दी जा रही थी। हमने एक बुजुर्ग से पूछा तो उनका एक बयान आया, फिर एक युवा से बात की तो उसकी एंटीथीसिस सामने आई। वोट तो देखी ललटेने पर सब कोई ध्यान देता है। अच्छा, क्या वजह है लालटेन को सपोर्ट करने की? वो यह है कि भाई जतियाता पर आदमी कुछ जाता है। जतियाता पर जाता है, लाहौर क्या कहेंगे। क्या बोल रहे हैं ये? जात को जाता है वोट है? तो चाचा एक बात बताओ, ये जात पे वोट क्यों जाता है, विकास पे क्यों नहीं जाता है? विकास में तो बात सही बात बराबर बात तुम करें सही कहता नहीं, बाकी सब कोई यही पर जाता है कि जे अपन पर ऊपर ध्यान ज़्यादा आदमी दिलन जात पे। हाँ, और ये ठीक बात है आपकी नज़र में कि सब जात देख के वोट डालें? ठीक तो नहीं है बुझात, बाकी आदमी सब कुछ देखा था देता तो आदमी देता है। आपको क्या लगता है, जात के नाम पे वोट पड़ना चाहिए या कामकाज के आधार पे? नहीं सर, काम के नाम पे वोट पड़ना चाहिए। काम के नाम जी, नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गलती कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। मान लीजिए कि हम आपको एक दिन खाना दें, ठीक है, और 30 दिन भूखा रहें, 30 दिन भूखा रखें, आपको 31वां दिन फिर ले जाकर खाना दें, तो क्या वो खाना इफेक्टेड होगा आपके शरीर में? तो कहने के मतलब बेरोजगारी का आलम यही किए हुए हैं कि 5 साल तो कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जब इनकी चुनाव आ रही है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वैकेंसी निकाल दे रहे हैं। तो जो 5 साल में जो हमारे जो भी भाई हैं उनका तो एज ख़त्म हो गया और तैयारी भी ख़त्म हो गई। तो जब तैयारी ख़त्म हो गई तो फिर कहीं ना कहीं मतलब दिमागी हालत खस्ता हो गया उनका। तो दिमाग कहीं कोई खेत पकड़ लिया, कोई फैक्ट्री पकड़ लिया, तो ये कंडीशन उनकी सही नहीं है। बनारस आएंगे तो यहाँ के सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्र बीएचयू जरूर जाएंगे। हमारे साथी सौरभ गए, छात्रों से बात हुई देश समाज के मुद्दों पर, कुछ स्थानीय तो कुछ राष्ट्रीय, और फिर बात कन्हैया कुमार और प्रज्ञा ठाकुर की तरफ मुड़ गई। बेगूसराय में किसको देखा? बेगूसराय में तो 30-35 हज़ार का अंतर है बस। वो किसके बीच? वही कन्हैया और गिरिराज। आगे कौन है? आगे तो अभी राष्ट्रभक्ति चल रहे हैं। राष्ट्रभक्त चल रहा है आपने कहा, आगे क्या मायने हुए? हम ये कह रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका जन्म कहाँ? कन्हैया को जो वोट देगा वो राष्ट्रद्रोही है? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना। हम ये नहीं बोले, हम ये बोल रहे हैं कि जिनको राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, हम आप या मीडिया के लोग जो उनको राष्ट्रवाद कह रहे हैं उनके बारे में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे क्या कहोगे? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हाँ ठीक है, एक सेकंड, उनको किस लिए जमानत मिली है? उनको जो है कोर्ट वो जमानत दिया है। भोपाल के लोग अगर साध्वी का विरोध करेंगे तो ठीक है, लेकिन बेगूसराय के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कन्हैया कुमार का। सासाराम में हमें एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा मोदी का काम अच्छा है, मैं वोट दूंगा लेकिन कोई मानेगा नहीं, और इसकी वजह उनका मजहब। ट्रिपल तलाक पर भी सरकार के लिए उनके पास एक सुझाव था। मोदी जी को हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं। मोदी जी के जितने समर्थक हैं, भाजपा पार्टी में जितने लोग हैं, वो लोग आग फैला रहा है, समझो ना। मोदी जी बहुत भले आदमी है, मोदी जी को हम लोग भी चाहते हैं कि हुआ में, लेकिन हम लोग मुसलमान हिंदू का जो विवाद लगा देते हैं कि ऐसे है वैसे है करके, हम लोग के गांव में आज तक किसी से मुसलमान हिंदू को लेकर के कोई चर्चा नहीं है, कोई बात विवाद नहीं है। हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने, हम लोग मुसलमान साहब चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोग वोट भी देंगे तो मोदी जी विश्वास नहीं करेंगे। उनके जो पिछलग्गू हैं वही उल्टा सीधा करते हैं, समझे ना।
विधेयक लाया था 3 तलाक पे, क्या सोचना है आपका? गांव में देखिए 3 तलाक कितना बड़ा मुद्दा है? ये मजहबी बात है, इसमें हद से मोदी जी को नहीं करना चाहिए, समझे ना। लेकिन ये धर्म का बात है, धर्म में कुछ उछाल नहीं लाना चाहिए, समझे ना। इस्लाम धर्म वाले लोग समझेंगे, जो होगा उसे करेंगे। हाई मानिए सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा उसको मानेंगे हम लोग, लेकिन हस्तक्षेप धर्म पर नहीं करना चाहिए, समझे ना। हमारी एक टीम पंजाब के दौरे पर है। लुधियाना वहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। अब जहाँ उद्योग धंधे हैं वहाँ पर गंदगी भी होगी। कभी हमने और आपने सोचा है गंदगी फैलाते हुए किसे हमारे और आपकी तरह ही एक इंसान उठाता है? ऐसे ही कचरा उठाने वालों से जिंदगी की बुनियादी सुविधाओं के बारे में बात की हमारे संवाददाता रजत ने। ये कहना चाहिए हम लोग झुग्गी में पड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नेता वाले भी नहीं करते, कोई प्रधान भी नहीं करते। इधर पानी चूरा तो थाल लगा दिया, इधर हवा चली तो बच्चे को डंडा इधर पकड़ा दिया, उधर का तिरपाल उड़ गया तो उधर पकड़ा दिया, रहने का भी नहीं। इधर पानी चूरा, ठंडी में मर रहे, कोई हमारा नेतागिरी, कोई भी नेता हमारी मदद नहीं कर रहा। और वोट लेने वाले तो बहुत आते, हाथ जोड़ जोड़ के वोट। आपके इधर वोट मांगने आता है कोई? वोट बहुत लेने आते, कोई हमारी मदद नहीं करता। कितने 50, 70, 80 साल हो गया यहाँ रहते रहते, 50, 60 साल की हमारी उम्र हो गई, कोई हमारी सुनवाई झुग्गी के अंदर नहीं हुआ। लेटरिन नहीं, जगह नहीं है, निकलने की रास्ता नहीं है, रहने की सेहत नहीं। बारिश गिर रहा सुनो बेटा, सुन पानी पानी मांगने जाते हैं तो लोग, कोई ट्रांसपोर्ट वाला पानी देता है, कोई नहीं देता, कोई धक्का देता, कोई भगा देता, कोई यहाँ पे हम लोगन का गुजारा कहीं हो ही नहीं रहा। हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा ख्वाब लड़का या लड़की कलेक्टर बन जाए। लुधियाना में यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर में हमें कुछ नौजवान मिले, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनका बयान सुनिए, देश के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में। कोई ऐसी स्कीम है जो आपको लगता है पिछले 5 साल में अच्छी रही और देश को उसकी जरूरत थी? अच्छी रही सिर्फ उज्ज्वला थी, सौभाग्य आई है, सौभाग्य ने इतना काम किया। हमने मतलब पिछले 2 करोड़ लोगों को पहली बार बिजली देखने को मिली है। 70 साल से ऊपर हमें हो गया, उनको 2 करोड़ लोगों को इस बार बिजली देखने को मिली है। कैन यू बिलीव इट? वो तो इतनी साल जो भी सरकार आई उसने किया क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आया। शर्मिंदा होने वाली बात नहीं, उन्होंने किया, कोई भी आई, चाहे बीजेपी थी, चाहे जनता थी, चाहे कांग्रेस थी, जो भी थी, कोलिजन था, जो भी था, उन्होंने किया क्या कि 2 करोड़ लोग पहली बार बिजली देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम गैस सिलेंडर पहुंचे, चाहे उसकी हालत ये है कि एक बार गैस सिलेंडर पहुंच गया है, अब वो रीफिल नहीं करा पा रहे। ये बहुत बड़ा इशू है, वो रीफिल नहीं करा पा रहे। वही जो इम्प्लीमेंटेशन थी नहीं, वहाँ पे अब ये रोल गवर्नमेंट का, उस लोकल ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा है। आज के दी ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा ख्याल रखिए अपने देश का, इसके लोकतंत्र का। वोट जरूर डालिए, सही को चुनिए। और सबसे जरूरी सूचना सबसे आखिरी में, 23 मई को दिन भर DLallanTop.com पर या ललन टॉप की ऐप पर हमारी लाइव कवरेज देखिए उस टीम के साथ जिसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, लाख के पार आंकड़ा चला गया, जो जमीन पर गई टीम, जिसने गांव गली, किसान, खलियान सबका रास्ता तय किया। और उनसे पता करिए कि जो जनादेश आया है उसकी वजह क्या है, क्योंकि नतीजा सिर्फ एक नंबर भर नहीं होता। शुभ रात्रि।